हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा भूगोल की प्रमुख शाखाएं, उन शाखाओं की परिभाषाएं। बेसिकली तौर पे हम जानेंगे कि कौन कौन सी शाखा का प्रयोग कहाँ होता है और किस उद्देश्य होता है, और उनके जनकों के बारे में भी देखेंगे कि जो ये शाखाएं हैं उनकी जनक कौन है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। यूनान के निवासियों को इसलिए जाता है क्योंकि ज़्यादातर यूनानी लोगों ने भूगोल के बारे में प्राचीन काल से ही प्रमुख तथ्य और प्रमुख नाम दिए थे। अब वो नाम क्या है वो आगे देख रहे हैं। पहले हम बात करते हैं भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या है, मीन्स क्या मतलब होता है भूगोल का। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। अब देखिए यहाँ पर यूनानी आ गया, श्रेय यूनान को जाता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिका का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। जैसे सामान्यतः हम बोल सकते हैं नॉर्मल शब्दों में, ठीक, सामान्य शब्दों में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करती है। जैसे कोई पृथ्वी है, उस पृथ्वी की धरातल जो आकृतियां हैं, जमीन है, आसमान है, पानी है, जो धरातल है उसका वर्णन करना, ठीक, उसे भूगोल कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भूगोल को 3 शाखाओं या प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। 3 शाखाएं: पर्यावरण भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इन तीनों शाखाओं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक है हेकेटियस। अब कैसे है, उनकी एक पुस्तक है जेस प्रियोडस। अब जेस प्रियोडक नामक पुस्तक जो हेकेटियस ने लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि स्थलों को सागरों से घिरा हुआ माना। किसने माना? हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जेम्स पीरियोडस में स्थलों को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। हेकेटियस सबसे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कोई भी स्थल है वो समुद्र से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है। लेकिन उस समय की बात करें जहाँ पर लोग एक शहर से दूसरे शहर को नहीं जानते थे, उस समय उन्होंने महादेशों के बारे में वर्णन किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये भी यूनानी ही थे। अगला, वर्तमान या आधुनिक भूगोल का जनक है। आधुनिक भूगोल का जनक किन्हें बोलते हैं? इनकी जनक किन्हें बोला जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया, तो वो बात करते हैं कांट की परिभाषा के अनुसार। कांट की परिभाषा में भूगोल विषय के अध्ययन का आधार भूमंडल है। जैसा कि अभी हमने बोला था, यहाँ पर पृथ्वी की धरातल का वर्णन करना, उसी प्रकार से दूसरा शब्द ही है, ऐसी कुछ नहीं है खास। भूमंडल है जो एक संपूर्ण इकाई है, पूरा एक इकाई हो गया भूमंडल, तथा उस पर की जाने वाली विभिन्नताओं में से अंतर संबंध स्थापित है। अब जैसे हम बात करते हैं वायुमंडल और स्थलमंडल में क्या अंतर है, स्थलमंडल जैवमंडल में क्या अंतर है, और जैवमंडल स्थलमंडल में क्या अंतर है। जो ये अंतर है उसमें कैसा संबंध है, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, कैसा संबंध है उसको बताते हैं। कांट की परिभाषा में ये बोला था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, इसीलिए इनको वर्तमान भूगोल का जनक बोला जाता है और आधुनिक भूगोल का जनक भी बोला जाता है। अगला, व्यवस्थित एवं ज्योग्राफी का शब्द का जनक। अब जो ज्योग्राफी का शब्द है, जो व्यवस्थित की उन्होंने भूगोल को, किसने की है? एरिस्टोथनीज। उन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बोला है कि भूगोल जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है, अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए शब्द का प्रयोग किया। अब भूगोल शब्द का प्रयोग, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? एरिस्टोथनीज ने। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। व्यवस्थित का मीन्स एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में दिया,
इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया। अब भूभौतिकी का मतलब है भूखंड से संबंधित कोई भी भौतिक क्रियाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं भूभौतिकी। किसने किया है? एरिस्टोथेनीज ने। पहला, अब बात करते हैं भूगोल की प्रमुख शाखाएं जो कि 3 थी। पहली पर्यावरण, दूसरी भौतिक, तीसरी मानव। पहली पर्यावरण भूगोल की बात करते हैं। पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण दशाओं और उनकी कार्यशीलता, तकनीकी रूप से बसल आर्थिक, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन स्थानीय तथा कालिक संदर्भों से में किया जाता है। अब ये समझ लीजिए, जो ये मानव है, मानव और उसकी पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच क्या कार्यशीलता होती है, मानव और पर्यावरण के बीच में क्या तकनीकी रूप से आर्थिक, क्या तकनीकी रूप से उसका यूज करता है। तो इन दोनों मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं ना, उनका अध्ययन करना पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडीनियस जो हैं उन्हें भौतिक भूगोल का जनक बोला जाता है। इन्होंने क्या किया? इसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जो रियल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो बोलते हैं भौतिक भूगोल। मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर। अब कार्ल रिटर जो हैं उन्हें मानव भूगोल का जनक बोला जाता है। मानव भूगोल के जनक में अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर, मानव जो पुरातन समय काल से लेकर आज तक जो है वो लेकर वर्तमान समय तक, पुराना से लेकर वर्तमान समय तक, इसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है और इसके पर्यावरण के बीच क्या संबंध है। अगला, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कार्ल ओसावर के अनुसार सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की संस्कृति का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत क्या होगा? मानव कौन सी संस्कृति अपनाता है किस स्थल पर। जैसे भारत की संस्कृति क्या है, चाइना की क्या है, नेपाल की क्या है, श्रीलंका की क्या है, अमेरिका की क्या है, यूरोपियन कंट्रियों की क्या है, अफ्रीकन कंट्रियों की क्या है संस्कृति। इन सभी संस्कृतियों का अलग अलग ब्यौरा होगा, अलग अलग इतिहास होगा, अलग अलग मान्यताएं होंगी, अलग अलग धर्म होंगे। तो जो ये संस्कृति है वो अलग अलग होती है अलग अलग स्थानों में। किससे संबंधित? मानव से संबंधित। तो इसलिए हम इसे मानव भूगोल का एक भाग मान लेते हैं, सांस्कृतिक भूगोल। अगला, गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थैल्स व एनेक्सिमिंडल और थैल्स को गणितीय भूगोल का जनक बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वी के स्वरूप, जो पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा, पृथ्वी के विस्तार, पृथ्वी का एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कितना विस्तार है, या हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच कितना विस्तार है। अक्षांश, देशांतर, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन सब के बारे में। एवं पृथ्वी के अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में। एवं पृथ्वी के ग्रहिम संबंध और पृथ्वी के अंदर जो क्या बोलते हैं, अंदर जो बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं रिएक्शन होते रहते हैं, उनके अंतर्गत संबंध की दूरियां एवं तथ्यात्मक स्थिति की गणना की जाती है। तो उनके बीच कितनी दूरी है और उनके बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है गणितीय भूगोल के अंतर्गत। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता माना जाता है। अगला देखते, इसके अंतर्गत पृथ्वी के सतह के किसी भाग के, पृथ्वी का कोई भी सतह हो, उसका कोई भी भाग हो, स्थानों,
नगरों, देशों, नदियों, पर्वत आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। अब जैसे हम बात करें गंगा नदी कितनी बड़ी है? लगभग पूरे उत्तर भारत में। हम उसे एक पेज में बना सकते हैं। किस आधार पर? मानचित्र के आधार पर। इसके अंतर्गत हम एक पैमाना मान लेते हैं, लगभग 1 किलोमीटर बराबर इतना, या हम बोला लगभग 100 किलोमीटर बराबर ये। तो इतनी लाइन कितनी हो गई? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये हमने मान लिया पैमाना। अब आप 300 किलोमीटर एक पेज में बना सकते हैं क्या? एक पैमाने के आधार पर बना सकते हैं, रियलिटी नहीं बना सकते हैं। मानचित्र के 2 शब्दों से मिलकर बना है मानचित्र। ठीक, पहले का नाम है मान का मतलब माप, दूसरे का मतलब चित्र जिसका मतलब होता है मूल्य, से मिलकर बना है 2 शब्दों से मिलकर। कुछ और पॉइंट रह गए जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आते ही हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करते हैं विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब के निर्माता बोला जाता है। जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं ना, ग्लोब के आधार पर वो इस टाइप से बना होता है, घूमता रहता है, इसी तरीके से ग्लोब होता है। उसके निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। मानचित्र कला के जनक टॉमली। अब मानचित्र जो कला है उसका जनक कौन है? टॉमली। और मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जीमेंडर थे विश्व मानचित्र के निर्माता। और मानचित्र कला के जनक टॉमली है। भारतीय मानचित्र के जनक जेम्स रेनर, मानचित्र कला के जनक टॉमली, विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जीमेंडर। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में रिलेशन है। आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। वैज्ञानिक भूगोल का जनक अरस्तु। अब वैज्ञानिक भूगोल के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित कोई भी भूगोल के अंतर्गत वैज्ञानिक संबंधी कोई भी क्रियाएं की जाती हैं उसने बोलते हैं वैज्ञानिक भूगोल। इसके जनक थे अरस्तु। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लॉडियस टॉमली ने भूकेंद्रीय सिद्धांत जिसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। अब क्लॉडियस टॉमली के अनुसार अगर हम हम पृथ्वी पर हैं, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो मंगल है, इस तरफ देखते हैं तो शुक्र है। इसी के आधार पर हम यहाँ देखते हैं शुक्र के बाद बुध के बाद सूर्य है, यहाँ पर मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो उनके अनुसार उनका मानना था पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड के बीच में है। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत उनकी एक थ्योरी थी, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसके आधार पर उन्होंने बोला पृथ्वी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर अगली परिभाषा दी अरस्तु ने, उन्होंने कहा पृथ्वी गोल है, जो कि अब तो हमें कंफर्म है कि ये रॉन्ग बात है, क्योंकि ये पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है। इसका एक्चुअल शेप आपको पता ही है, हमने रिसेंटली आपको बताया था, इस टाइप से है। न्यूटन ने कहा पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है। नारंगी मीन संतरा, नारंगी के समान, ये इस टाइप का। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। अब जेम्स जीन ने नारंगी की जगह नाशपाती बना दिया। आज हम रियल शेप क्या देखते हैं, नारंगी या नाशपाती? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, जबकि पहले की भूकेंद्रीय सिद्धांत में उन्होंने बोला है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता था। लेकिन आर्यभट्ट ने बोला, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बोला है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। स्वतंत्र रूप से लटकना सबसे पहले जो परिभाषा दी थी पाइथागोरस ने दी थी। अगला 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है।
हालांकि ये आधी बात तो सही है। उनका ये मानना था पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी है, पूरे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, और सूर्य पूरे यूनिवर्स का भी केंद्र बिंदु है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पर है सूर्य अपना। लेकिन अब तो हालांकि हमें पता है ये बात भी रॉन्ग है। मंदाकिनी या आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। अब निकोलस कोपरनिकस की बात कहाँ गलत होती है, क्योंकि उन्होंने बोला सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और गैलीलियो ने जब आकाशगंगा या मंदाकिनी को देखा तो उनको ये रियलाइज हुआ कि सूर्य जो है अपना पूरा सोलर सिस्टम जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, वो गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है अपनी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बेसिकली ब्रह्मांड के केंद्र पर भी नहीं है। अब ब्रह्मांड का केंद्र आज तक हमें ज्ञात नहीं है कि उसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है, क्योंकि आज तक हम ब्रह्मांड की सीमा को नाप नहीं पाए हैं। अब नाप क्यों नहीं पाए हैं, इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो कि हमारी अगली वीडियो होगी ब्रह्मांड के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें कौन सा टॉपिक चाहिए, और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे वाला रेड वाला बटन होगा उसको दबाएं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। कल की वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में, वो बना कैसे है और वो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आज हम ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु या ब्रह्मांड की सीमा को नहीं नाप पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं असदुल्लाह आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास डिसमिस्ड।